नमस्कार दोस्तों। आज जब पूरे विश्व में और भारत में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के संदर्भ में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लासेस बंद हैं, वहाँ हमारे अध्ययन का आधार अपनी किताबें और ऑनलाइन क्लासेस ही रह जाती हैं। आप लोग कैसे हैं? इस वैश्विक महामारी के संदर्भ में आप अपने घर पर रहिए, घर पर ही अध्ययन कीजिए। आज हम विश्व की जनसंख्या के वितरण और घनत्व के बारे में अध्ययन करेंगे कि कैसे कैसे हमारी जो विश्व की जनसंख्या है वो उसका वितरण अलग अलग पाया जाता है। जनसंख्या का वितरण कि किसी क्षेत्र विशेष में कि जनसंख्या का वितरण किस तरह का है, कि कहीं जनसंख्या अधिक क्यों पाई जाती है, कहीं जनसंख्या कम क्यों पाई जाती है। आपने सुना होगा कि किसी देश को महान बनाते हैं वहाँ के लोग, अर्थात स्त्री और पुरुष किसी देश को महान बनाते हैं क्योंकि उनकी तकनीक के आधार पर ही विकास और विकास के आधार पर ही किसी देश की राष्ट्रीय आय, प्रति आय और उसके आधार पर विकसित, विकासशील और अल्प विकसित देशों में विभाजित हो पाते हैं। जैसा कि क्रेसी के कथन से मैं अपने शुरुआत करूं। क्रेसी महोदय ने कहा था कि विश्व की 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर निवास करती है। 50% जनसंख्या 5% भूभाग पर और बाकी के 10% जनसंख्या है वो 90% भूभाग पर निवास करती है। उसको हम समुद्र तल से ऊंचाई के संदर्भ में देखें या समुद्र से स्थल की ओर दूरी के संदर्भ में देखते हैं। अगर हम समुद्र तल से ऊंचाई के संदर्भ में देखते हैं तो समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई तक जो विश्व की जनसंख्या है वो 60% पाई जाती है तथा 500 मीटर की ऊंचाई तक विश्व की कुल जनसंख्या का 80% भाग पाया जाता है। अगर हम जैसे इंडिया है इसके संदर्भ में बात करते हैं तो ये सागर वाला पार्ट और इसकी स्थल की तरफ यहाँ वाले भाग में यदि हम इस वाले पार्ट से बात करते हैं तो 1000 किलोमीटर की दूरी तक विश्व की जनसंख्या का 75% भाग और यदि 500 किलोमीटर तक की बात करते हैं तो विश्व की जनसंख्या का 66% भाग निवास करता है। अगर हम गोलार्ध के संदर्भ में बात करते हैं, भूमध्य रेखा जो कि एक काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की जनसंख्या का 90% भाग पाया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में विश्व की जनसंख्या का 10% भाग पाया जाता है। अगर हम एशिया में की बात करते हैं तो एशिया 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विश्व की जनसंख्या का 50% भाग और यदि हम यूरोप की बात करते हैं तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच विश्व की जनसंख्या का 30% भाग और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर विश्व की कुल जनसंख्या का 1% भाग पाया जाता है। अर्थात जनसंख्या का वितरण विश्व में और भारत में असमान है, एक समान नहीं पाए जाते हैं।
आपको पता होगा कि बाहर बहुत सारे भूभाग ऐसे हैं जो जनशून्य हैं। जैसे ये आप देखे होंगे ग्लोब में कि जो अंटार्कटिका है वो साउथ पोल पर, या हम उसकी बात करते हैं ग्रीनलैंड जो अमेरिका के उत्तर पूर्वी वाले भाग में स्थित है, जो जनशून्य है। दूसरी चीज, एक शब्द आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व जो किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या और भूभाग के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अर्थात जिसे हम प्रति वर्ग किलोमीटर में सामान्यतः जानते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे हम गणितीय घनत्व भी कहते हैं, अर्थात घनत्व कई प्रकार के होते हैं। एक चीज और है, घनत्व के कई प्रकार के संदर्भ में हम पहले बात करते हैं, जैसे कि किसी क्षेत्र की, प्रदेश की, कहीं की भी हम बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1 लाख है, और वहां का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है, तो जनसंख्या घनत्व कितना होगा? तो जनसंख्या घनत्व बराबर होता है किसी क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या अपॉन उस भूभाग का क्षेत्रफल। जैसे इस क्षेत्र का हमने बात की, जनसंख्या कितनी है? 1 लाख। क्षेत्रफल हमने लिया 1000, सॉरी 100 वर्ग किलोमीटर। कितना घनत्व हुआ? 1000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब घनत्व कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने बात की, पहला गणितीय घनत्व, दूसरा है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व जिसमें कुल जनसंख्या और कुल संसाधन का अनुपात होता है, अर्थात आर्थिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या अपॉन कुल संसाधन। अगला है कायिक घनत्व। कायिक घनत्व होता है कुल जनसंख्या और कुल कृषि भूभाग का अनुपात। कुल जनसंख्या और कृषि भूभाग। अगला है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व का तात्पर्य है कुल कृषि कार्यों में लगी हुई जनसंख्या और कुल कृषि भूभाग का अनुपात। कृषि
कार्य में लगी हुई जनसंख्या और कुल कृषि भूभाग। नेक्स्ट है पोषण घनत्व। पोषण घनत्व कुल जनसंख्या और कुल फसल भूभाग का क्षेत्रफल के अनुपात के संदर्भ में हम ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है पोषण घनत्व। कुल जनसंख्या बटे कुल फसली क्षेत्र। ये आपके घनत्व के प्रकार हैं। अब उसके बाद में, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि विश्व में जनसंख्या का घनत्व और वितरण असमान पाया जाता है, तो वो कौन से कारण हैं जो किसी क्षेत्र, देश, विश्व की जनसंख्या और वितरण की घनत्व को प्रभावित करते हैं। अर्थात जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। हम जनसंख्या, वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को सामान्यतः 4 भागों में विभाजित करते हैं। प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक। नंबर 1, प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक कहिए भौगोलिक कारक, जिसमें कई कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। हम इसमें सबसे पहले लेते हैं जलवायु, क्लाइमेट। क्योंकि मनुष्य न अत्यधिक उष्ण क्षेत्रों में रहना पसंद करता है, न अत्यधिक शीत क्षेत्रों में। आपने पता होगा कि एक हंटिंगटन थे, उन्होंने बताया था कि मनुष्य के लिए 21 डिग्री तापमान की समताप रेखा सबसे उपयुक्त होती है। अर्थात विश्व की अधिकांश जनसंख्या का जो विस्तार है उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। अब देखेंगे ध्रुवीय क्षेत्रों में हमने बात की थी, अंटार्कटिका जो अतिशीत क्षेत्र है, ग्रीनलैंड जो अतिशीत क्षेत्र है, उत्तरी कनाडा, उत्तरी अमेरिका जहां जनसंख्या घनत्व और वितरण है अति अल्प पाया जाता है। दूसरी तरफ पश्चिमी यूरोप जहां पर उपयुक्त जलवायु पाई जाती है, जनसंख्या का वितरण और घनत्व अधिक पाया जाता है। दूसरा हम तत्व इसमें लेते हैं जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई। यदि हम बात करते हैं मनुष्य की पहली नीड एयर की है, उसके बाद जल की है। आपने देखा होगा जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो सभी नदी घाटी क्षेत्रों में ही विकास हुआ है। चाहे वो हम नील नदी की घाटी की बात करते हैं, सभ्यताओं का हमेशा आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करते हैं, हमारे हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, तो उन सभी सभ्यताओं का जो विकास है वो नदी घाटियों में होता है। अर्थात क्योंकि जल की आवश्यकता है हमें दैनिक कार्यक्रमों में, सुबह भोजन से लेकर के कृषि कार्य के लिए, पशुओं के लिए, पेयजल के लिए, स्नान के लिए सभी की आवश्यकताएं होती हैं। यहाँ तक कि उद्योगों का विकास भी ही जल के आधार पर होता है। अर्थात विभाग जहाँ पर जलापूर्ति अधिक है, जनसंख्या का वितरण भी अधिक पाया जाता है। जैसे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है गंगा यमुना के मैदान में पाई जाती है।
कारण है क्योंकि वहां पर पर्याप्त जल आपूर्ति है, जहां पर भारत की 40% जनसंख्या निवास करती है। अगला कारक स्थलाकृति। आपको पता भी होगा और आप भी, हम आपसे पूछते हैं कि आप लोग कहाँ रहना अधिक पसंद करते हैं, मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में। अर्थात लोग, अधिकांश लोग हैं मैदानी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, उसके बाद पठारी, उसके बाद पर्वतीय क्षेत्रों में। अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व है वो कम पाया जाता है और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व है वो अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है मिट्टी। अर्थात मिट्टी भी जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करती है। जो जितनी अधिक उर्वर उपजाऊ मृदा होगी वहां लोगों का विकास, लोगों का बसाव है वो अधिक होता है, क्योंकि जो खाद्यान्न उत्पादन या कृषि कार्य है वो उपजाऊ भूभाग में ही किया जाना आसान होता है। यही कारण है कि चाहे हम किसी नदी की बात करते हैं, हम सिंधु नदी की बात करते हैं, चाहे गंगा की बात करते हैं, चाहे यमुना की बात करते हैं, चाहे गोदावरी की बात करते हैं, जनसंख्या का वितरण और घनत्व है क्योंकि वहां पर उपजाऊ काम मिट्टी पाई जाती है। अर्थात जनसंख्या का अधिक जो जमाव है काम, अर्थात एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा और दोमट मृदा में अधिक पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा में जनसंख्या का वितरण और घनत्व कम पाया जाता है। दूसरा हम कारक की बात करते हैं, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक पहले बेसिक भौतिक कारक है वो अधिक प्रभावित करते थे, लेकिन वर्तमान वैज्ञानिक युग में है आर्थिक कारक सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारकों में हम सबसे पहले लेते हैं खनिज। अर्थात खनिज सबसे अधिक प्रभावित करता है। वे भूभाग, चाहे वो मरुस्थलीय क्षेत्र हो चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो, यदि वहां पर कोई खनन क्षेत्र है तो जनसंख्या का घनत्व और वितरण अधिक पाया जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम भूभाग, जहां वो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम भूभाग है जो मरुस्थलीय विस्तार है, जहां कारगुल्ली और फुलगाली सोने की खान है, जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। आप एंडीज पर्वत की बात करें जहां चुकिक माता खान है, या यूरेनियम सिटी कनाडा में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, जबकि वो भूभाग हाई अल्टीट्यूड एरिया में स्थित है। अर्थात खनिज, भारत के संदर्भ बात करें, भारत में जो खनिजों का जो विस्तार है छोटा नागपुर के पठारी वाले भाग में है, जिसमें झारखंड है, उड़ीसा है, उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल का दक्षिण पश्चिम भाग है। जनसंख्या का घनत्व और वितरण है वो आपका अधिक पाया जाता है। दूसरा इसमें कारक नगरीकरण। नगरीकरण अर्थात नगरों में उद्योग धंधे अधिक होते हैं, सुविधाएं लोगों के पास अधिक होती है, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे चिकित्सा की बात करते हैं, चाहे परिवहन के साधनों की बात करते हैं। वहां पर जब सुविधाएं अधिक होती हैं तो लोगों का जमाव अधिक होता है। जैसे भारत के 4 बड़े महानगरों में ही 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एक बड़ी जनसंख्या का हिस्सा है, वहां पर पाया जाता है। विश्व के सभी देशों के संदर्भ में अर्थात नगरों में जनसंख्या है वो आपकी अधिक मिलती है। अगला है औद्योगिकरण। अर्थात जहां पर उद्योगों का विकास अधिक हुआ है, जो औद्योगिक पेटी में स्थित हैं, चाहे वो हम गुजरात के आपका अहमदाबाद की एरिया की बात करते हैं, चाहे आपका दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद की एरिया की बात करते हैं, जहां पर जनसंख्या घनत्व है वो अधिक है, चाहे हम ओसाका की बात करते हैं। अगला आपका आता है सामाजिक सांस्कृतिक कारक।
सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में जब हम बात करते हैं, अर्थात जो कहीं एक धार्मिक महत्व का स्थल है, चाहे हम भारत में जो हमारे सांस्कृतिक नगरीय हैं, चाहे उसमें हरिद्वार की बात करते हैं, चाहे नासिक की बात करते हैं, चाहे इलाहाबाद की बात करते हैं, चाहे आपका पंजाब का अमृतसर की बात करते हैं, वहाँ पर जनसंख्या का जमाव अधिक होता है। ऐसे ही चाहे वो मक्का मदीना की बात करते हैं, अर्थात जो सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्थल हैं, वहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। अगला राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक भी जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान में है लोगों का बसाए जाना, या आपने कई बार सुना होगा दक्षिण चीन सागर में या प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपों के बारे में, जहां चीन जापान के साथ जो मतभेद हैं, वहां पर कुछ द्वीपों पर लोगों का बसाए जाना। या आपको पता होगा कि तिब्बत में, क्योंकि जब इनका तिब्बत वासियों का आंदोलन अधिक हुआ तो वहां पर उन लोगों को डोमिनेट करने के लिए कुछ लोगों को वहां बसाया गया। वो सब राजनीतिक कारणों से जनसंख्या का जमाव और वितरण को है वो संतुलित किए जाने का प्रयास किया जाता है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि पर आगे चलने से पहले हम विश्व के संदर्भ में जनसंख्या के घनत्व को सरसरी नजर से देख लेते हैं। विश्व को घनत्व की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक, किलोमीटर से अधिक, दूसरा है 11 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम, और तीसरा है 11 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 200 से अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर किन भूभागों में पाया जाएगा? जहां औद्योगिकरण अधिक होगा, जहां नगरीकरण अधिक होगा, जहां कृषि का विकास अधिक होगा, उन भूभागों में जनसंख्या घनत्व है वो अधिक पाया जाएगा। जैसे 200 से अधिक वाले अमेरिका का उत्तर पूर्वी वाला भाग, आपका यूरोप का पश्चिमी वाला भाग, उत्तर पश्चिम वाला भाग, एशिया में हम बात करते हैं तो ये दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया वाला भूभाग, जहां पर 200 से अधिक जनसंख्या घनत्व है वो पाया जाता है। दूसरा हमने कहा अल्प जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, अर्थात जहां जनसंख्या घनत्व है बहुत कम है, कहीं पर जनशून्य है और कहीं पर एक व्यक्ति पर किलोमीटर से भी कम है। जैसे हमने उसमें बात की थी अंटार्कटिका, आपका ग्रीनलैंड, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा का मरुस्थल, आपका अमेरिका वाले भाग में ही अमेजन बेसिन वाला क्षेत्र जहां पर जनसंख्या घनत्व है, थार का मरुस्थल जहां जनसंख्या घनत्व कम है, बाकी के शेष देश जिसमें पूर्वी यूरोपीय कंट्री, उत्तरी पूर्वी अमेरिका को छोड़ के बाकी के सारे क्षेत्र, और अफ्रीका महाद्वीप जहां पर जनसंख्या मध्यम जनसंख्या वाले देशों में शामिल है। अर्थात जनसंख्या घनत्व के आधार पर हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: उच्च जनसंख्या घनत्व वाले देश, निम्न वाले देश और मध्यम घनत्व वाले देश।
हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। जनसंख्या वृद्धि समय के दो अंतरालों के मध्य जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि जैसे भारत की जनसंख्या जनसंख्या 2001 में 102.7 करोड़ थी और 2011 में बढ़कर के 121.06 करोड़ हो गई, अर्थात कितना अंतर आया? 18.36 करोड़। मैंने कहा जनसंख्या वृद्धि क्या है कि समय के दो अंतराल, हमने बात की 2001-2011, समय के दो अंतराल किसी पर्टिकुलर एरिया, हमने बात की भारत देश की, समय के दो अंतरालों के मध्य किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है। एक निरपेक्ष वृद्धि, एब्सोल्यूट नंबर, अर्थात ये निरपेक्ष वृद्धि है, और एक होती है प्रतिशत वृद्धि, अर्थात समय के दो अंतरालों के मध्य जनसंख्या में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ही प्रतिशत वृद्धि कहलाती है। जैसे हम इसी को प्रतिशत वृद्धि में बात करते हैं तो 2001-2011 के दशक में जो जनसंख्या में प्रतिशत जो वृद्धि रही 18.36 अपॉन into 100, अर्थात 17.64%। दूसरी चीज आती है कि जनसंख्या वृद्धि को भी हम कई आधारों पर बात करते हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी, अर्थात जनसंख्या में होने वाला धनात्मक परिवर्तन, अर्थात जब किसी देश की जनसंख्या में अगले वर्ष जनसंख्या में यदि बढ़ोतरी होती है तो उसे धनात्मक वृद्धि, और यदि कमी आती है तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। दो और वृद्धि पर बात करते हैं, एक होती है प्राकृतिक वृद्धि और एक दूसरी होती है वास्तविक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर ही प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट का अंतर ही प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। और वास्तविक वृद्धि जहां जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के साथ साथ आप्रवास और उत्प्रवास को शामिल किया जाए। हमने बात की प्राकृतिक वृद्धि, यदि जन्म दर अधिक है मृत्यु दर कम है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी? धनात्मक होगी। यदि जन्म दर कम है मृत्यु दर अधिक है तो जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक होगी। वास्तविक वृद्धि दर जिसमें जन्म दर माइनस मृत्यु दर, लेकिन साथ ही साथ प्रवास को भी शामिल किया जाता है, वास्तविक वृद्धि दर कहलाता है। एक शब्द और आता है हमारा जनसंख्या परिवर्तन के कारक। जनसंख्या परिवर्तन के कारक। जनसंख्या परिवर्तन के तीन कारक हैं, एक है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर
तीसरा है प्रवास। ठीक है दोस्तों, कल फिर बात करते हैं। धन्यवाद।